हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब सोफी का संसार, जिसका हम 32वां अध्याय करेंगे, जिसका नाम है हमारा अपना समय। इसमें एक सोफी नाम की लड़की है और उनके उसके पिता उसको पत्रों के माध्यम से फिलोसफी सिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं लेखक के विचार। यह जानने के लिए उत्सुक थी सोफी जानने के लिए उत्सुक थी कि अपने जीवित होने के बारे में ये सारे लोग क्या सोचते हैं। ऐसा लगता था मानो बस ये यहाँ आ गए हैं, मानो संयोग से आ बैठे हैं। वे खूब बात कर रहे थे, हाथ उंगली भवें भी खूब चला रहे थे, किंतु ऐसा नहीं लगता था कि वे किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जो काम की हो। अचानक उसे किरकेगार्ड का ध्यान आया, जिसने कहा था कि भीड़ का सबसे बड़ा लक्षण है व्यर्थ की बात करते रहना। क्या यह सब लोग सौंदर्यात्मक चरण में जी रहे थे, या कोई और चीज थी जो अस्तित्वात्मक दृष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण थी। अल्बर्टो ने उसे शुरुआत में लिखे किसी पत्र में दार्शनिकों और बच्चों के बीच एक समानता का जिक्र किया था। उसने फिर महसूस किया कि उसे वयस्क होने में भय लग रहा था। मान लो कि शायद वह भी ब्रह्मांड की जादुई टोपी से बाहर निकाले गए सफेद खरगोश की फर के नीचे गहराई में रेंगते कीड़े की तरह ही होकर रह जाएगी। उसने अपनी निगाहें दरवाजे पर टिकाए रखी। अचानक अल्बर्टो अंदर आया। यद्यपि यह गर्मी का मध्यकाल था, फिर भी उसने काली टोपी और लंबा एक भूरा कोट पहन रखा था। जल्दी से वह उसकी ओर आ गया और लोगों के बीच उससे मिलना सोफी को काफी अजीब लग रहा था। 12:15 बज गए थे। इसे 1 घंटे का विद्युत चौथाई यानी 15 मिनट तक इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है, कहा जाता है। तुम कुछ स्नैक पसंद करोगी? वह बैठ गया और उसकी आंखों में देखा। सोफी ने कंधे उचकाए। ठीक है, एक सैंडविच चल सकता है। हमारे अपने समय में बिल्कुल नई तरह की समस्याएं हैं जिनका हमें सामना करना है। सबसे गंभीर समस्या पर्यावरण की है। अतः 20वीं शताब्दी में एक केंद्रीय दार्शनिक दिशा इको फिलॉसफी या इकोसॉफी की है। जैसे इसका एक संस्थापक नॉर्वे का दार्शनिक आरएनए एनएस के नाम दिया। पश्चिमी दुनिया के कई इलोफिलासफर ने चेतावनी दी है कि पूरी पाश्चात्य सभ्यता का आधारभूत रूप से गलत रास्ते पर जा रही है। उदाहरण के लिए इको फिलॉसफी ने विकास के इस विचार तक प्रश्न चिन्ह लगाया है जिसमें मनुष्य का शीर्ष स्थान पर होना माना गया है, मानो हम प्रकृति के स्वामी हैं। चिंतन का यह रास्ता हमारे पूरे जीवित ग्रह के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो यह मुझे पागल कर देता है। इस मान्यता की आलोचना करने में अनेक फिलोसफर्स ने अन्य संस्कृतियों जैसे भारत की संस्कृति की ओर, उनके चिंतन और विचारों की ओर दृष्टि दौड़ाई है। जो हमने खो दिया है उसे पुनः खोज निकालने के लिए उन्होंने तथाकथित पुराने लोगों या आदिवासी लोगों जैसे अमेरिका के मूल निवासियों के विचारों और रीति रिवाजों का भी अध्ययन किया है। हाल ही के वर्षों में वैज्ञानिक परिवर्तनों में यह कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक सोच के हमारे सारे तरीके को एक पैराडाइम शिफ्ट, मतलब कि विचार विधि परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है। यानी वैज्ञानिकों के सोचने के तरीके में आधारभूत बदलाव, और कई क्षेत्रों में इस बदलाव से हो रहे लाभ को देखे जा सकते हैं। हमने तथाकथित वैकल्पिक आंदोलनों के अनेक उदाहरण देखे हैं जो संपूर्णता और नई जीवन शैली की वकालत करते हैं। बहुत बढ़िया। किंतु जिस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए हों, तो हमें अच्छे और बुरे के बीच पहचान करनी चाहिए। कुछ घोषणा करते हैं कि हम एक नए युग में पदार्पण कर रहे हैं। हर नई खोज या विधि का अच्छा होना अनिवार्य नहीं है और न ही हर पुरानी चीज फेंकने योग्य है। यह भी एक कारण है कि मैंने दर्शन शास्त्र का यह कोर्स तुम्हें पढ़ाया है। अब तुम्हारे पास इतिहास की पृष्ठभूमि है। अब तुम अपना जीवन अच्छी तरह से बना सकती हो, दिशा निर्धारित कर सकती हो। आपका धन्यवाद। मैं सोचता हूँ तुम देखोगी कि नवयुग की झंडे के नीचे जो ढेर सारी चीजें रखी गई हैं
उनमें से बहुत से बेकार हैं, बकवास हैं, यहाँ तक कि तथाकथित नया धर्म, नया गुप्त विद्यावाद मतलब कि तंत्र मंत्र और सभी प्रकार के आधुनिक अंधविश्वासों ने हाल ही के दशकों में पाश्चात्य जगत की को प्रभावित किया है। सूची इतनी लंबी है कि मैं तो शुरू करने की भी हिम्मत नहीं दिखलाऊंगा। खैर जो भी हो, अपने युग का वर्णन करना आसान नहीं होता। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे आशा है कि आप हमारी कल होने वाली गार्डन पार्टी नहीं भूल गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय तो कोई अद्भुत चीज होने जा रही है। बस हमें पहले हिडले के दर्शन शास्त्र के कोर्स को पूरा कर लेना है। तुम देख रही हो ना, मेजर ने उसे आगे और कुछ नहीं सोचा है, अतः उसका हम पर स्वामित्व कुछ कम होता जा रहा है। एक बार फिर उसने कोक की बोतल उठाई जो अब खाली थी और मेज पर जोर से मारी। वे बाहर निकलकर स्ट्रीट पर आ गए और जहां लोग बाग इतनी जल्दी और जोश में चले जा रहे थे जैसे मिट्टी के ढेर पर अंदर से बाहर मिट्टी लाती चिड़िया। सोफी यह जानने को उत्सुक थी कि एल्बर्टो उसे क्या दिखाना चाहता था। वे एक बड़े स्टोर के बराबर से गुजरे तो संप्रेषण टेक्नोलॉजी से संबंधित हर चीज बेचता था, टेलीविजन, वीसीआर आदि। एल्बर्टो ने विंडो डिस्प्ले की ओर इशारा दिखाया और कहा, 20वीं शताब्दी है सोफी। पुनर्जागरण युग में लगता था जैसे कि दुनिया में विस्फोट हो रहा है। खोज की समुद्री यात्राओं से शुरू करके यूरोपियों ने सारी दुनिया में यात्रा करना शुरू कर दिया। आज इसके उल्टा है, हम इसके विपरीत विस्फोट करते हैं। किस अर्थ में? इस अर्थ में कि दुनिया एक बड़े संप्रेषण नेटवर्क में खींची चली जा रही है। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, अब दार्शनिकों को घोड़ों पर या घोड़ा गाड़ियों पर बैठकर जाना पड़ता था पहले तो, और आसपास की दुनिया की छानबीन करने के लिए या दूसरे दार्शनिकों से मिलने के लिए। आज हम इस दुनिया में कहीं भी बैठकर सारे मानव अनुभव को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इतिहास की समाप्ति हो रही है या इसके विपरीत हम पूरी तरह से नए युग के देहरी पर खड़े हैं। अब हम एक शहर के या विशेष देश के नागरिक नहीं रह गए हैं, हम एक गहरी सभ्यता हैं। यह सच है। पिछले 30-40 वर्षों में टेक्नोलॉजिकल विकास, खासतौर से संप्रेषण के क्षेत्र में, संभवतः इस कदर नाटकीय रहे हैं जैसे सारे पुराने इतिहास को इकट्ठा कर लेने पर भी नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि यह केवल शुरुआत है। क्या यही था जो आप मुझे दिखलाना चाहते थे? नहीं, हम वह सामने वाले चर्च के उस ओर है। जैसे ही वे वहां जाने के लिए मुड़ने वाले थे तो टीवी स्क्रीन पर यूएन चांसलर का एक चित्र दिखा और कैमरा यूएन सोल्जर्स में से एक पर जूम किया गया और उसमें उस काली एक आदमी था, उसकी काली दाढ़ी लगभग एल्बर्टो की दाढ़ी जैसी, और अचानक उसने कार्ड का एक टुकड़ा सामने कर दिया, उस जिस पर लिखा था, जल्दी आ रहा हूँ हिडले। उसने हाथ लहराया और गायब हो गया। स्टोर्स के अंदर उसने सबसे लंबी दीवार की तरफ इशारा किया। इसके 3 सेक्शन थे, नवयुग, वैकल्पिक और जीवन शैलियां और रहस्यवाद। वो पुस्तकें थी, वो कई तरह की थी, और वे स्टोर के बाहर निकल आए और चर्च के सामने पार्क में एक खाली बेंच पर बैठ गए थे। कबूतर पेड़ों के नीचे गुटरगू करते हुए नाच रहे थे। एक अति उत्साही गौरैया भी उनके बीच फुदक रही थी। अल्बर्टो ने कहा कि इसे टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस या साइकोकाइनेटिक्स भी कहते हैं। इसे स्पिरिटिक्स मतलब प्रेत विद्या, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र और यूफोलॉजी कहते हैं। किंतु बिल्कुल ईमानदारी से बताएं कि क्या आप इन सब को बेकार या बकवास मानते हैं? स्पष्ट है कि यह कहना कि वे सब एक समान खराब है एक वास्तविक दार्शनिक के लिए बहुत उचित नहीं होगा, किंतु मुझे यह कहने में ऐतराज नहीं है कि यह सब विषय मिलकर एक अच्छा विस्तृत भूदृश्य बनाते हैं जिसका अस्तित्व नहीं है, और यहाँ अनेक कल्पना के ऐसे टुकड़े हैं जिन्हें ह्यूम आग के हवाले कर देता है, और इन पुस्तकों में अनेक ऐसी चीजें हैं जिनमें सच्चे अनुभव का एक कण भी नहीं है। इन विषयों पर ये इतनी अनंत पुस्तकें क्यों लिखी गई हैं? ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन बड़ा वाणिज्यिक धंधा है और
अधिकांश लोग ऐसी ही चीज़ें चाहते हैं। देखिए यहाँ हम हैं एक आश्चर्यजनक साहसिक काम के सिलसिले में घूम रहे हैं। सर्जन की एक रचना हमारी अपनी आँखों के सामने उभर कर आ रही है। खुले दिन की रोशनी में सोफ़ी, क्या यह अद्भुत नहीं है? मेरा भी यही अनुमान है। हम भविष्य बताने वाले के तंबू में क्यों घुसे? उस अकेडमी के पिछवाड़े क्यों चक्कर लगाए और जो किसी उत्तेजक या अतिशयता की तलाश में हैं। कभी-कभी तुम्हें विचित्र संयोग का अनुभव भी होता है। तुम एक स्टोर में जा सकती हो और 28 क्राउन्स में कोई चीज़ खरीद सकती हो। उसी दिन बाद फिर जोआना तुम्हारे पास आती है और 28 क्राउन्स जो उसे तुम्हें देने थे, दे देती है। तुम दोनों किसी पिक्चर को देखने जाने का फैसला करती हो और वहाँ तुम्हें सीट नंबर 28 मिलता है। हाँ, यह तो एक रहस्यपूर्ण संयोग होगा। यह संयोग तो होगा ही, कैसा भी। ख़ास बात यह है कि लोग इस तरह के संयोग इकट्ठे कर लेते हैं और वे ऐसे विचित्र अनुभव इकट्ठे कर लेते हैं जिन्हें स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। जब ऐसे अनुभव करोड़ों लोगों के जीवन के लिए गए पुस्तकों के रूप में इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तो वे तथ्य लगने लगते हैं और इनकी संख्या हर समय बढ़ती रहती है। किंतु एक बार हम फिर लॉटरी देख रहे हैं, जिनमें जीतने वाले अंक ही दिखलाई देते हैं। सभी सच्चे दार्शनिकों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। भले ही हमने सफ़ेद कौवा न देखा हो, हमें इसे खोजना कभी बंद नहीं करना चाहिए और एक दिन मेरे जैसे संशयवादी को भी ऐसी सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिसमें मेरा पहले विश्वास न रहा हो। यदि मैं इस संभावना को खुली नहीं रखता हूँ, तो मैं हठी कहलाऊँगा और सच्चा दार्शनिक नहीं होऊँगा। अल्बर्टो और सोफ़ी बेंच पर बिना कुछ बोले देर तक बैठे रहे। कबूतर अपनी गर्दनें उठाते और गुडुरगू करते। कभी-कभी किसी बाइसिकल या अचानक हलचल में वे उचक जाते। मुझे घर जाना है, पार्टी की तैयारी करनी है, आखिर में सोफ़ी ने कहा। इससे पहले कि हम अलग हों, तुम्हें एक सफ़ेद कौवा दिखलाऊँगा। देखो, जितना हम सोचते हैं, यह उससे कहीं करीब है। अल्बर्टो उठा और उसे वापस बुक स्टोर ले गया। इस बार वे उन पुस्तकों के पास से गुजर रहे थे जो अलौकिक सत्ता के बारे में थी। वो स्टोर के पीछे एक हल्की सी शेल्फ के पास रुके। शेल्फ के ऊपर एक कार्ड लटका हुआ था। उस पर लिखा था दर्शनशास्त्र। अल्बर्टो ने एक पुस्तक विशेष की ओर संकेत किया और जैसे ही सोफ़ी ने उसका शीर्षक पढ़ा, उसकी सांस रुक गई। लिखा था सोफ़ी का संसार। क्या तुम चाहोगी मैं इसे तुम्हारे लिए खरीदूं? मुझे नहीं मालूम कि मैं हिम्मत कर सकती हूँ। किंतु थोड़ी देर बाद वह एक हाथ में वह पुस्तक लिए और दूसरे हाथ में गार्डन पार्टी के लिए एक बैग में कुछ सामान लिए घर के रास्ते पर थी। यहाँ पे हमारा 32वां अध्याय खत्म होता है और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।